हम ये बात कर रहे थे कि आपकी जो क्वालिफाइंग ट्रैवल एक्सपेंस होगा, जब आप घर से ऑफिस कम्यूट करोगे, ऑफिस का मतलब होगा परमानेंट ऑफिस, तो वो एक क्वालिफाइंग ट्रैवल एक्सपेंस काउंट नहीं होगा। लेकिन ऑफिस से क्लाइंट मूव कर रहे हो या होम से क्लाइंट मूव कर रहे हो तो वो आपके क्वालिफाइंग होंगे। अगर होम से टेम्पररी ऑफिस मूव कर रहे हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि टेम्पररी ऑफिस वो ऑफिस है जहां पर आप 24 मंथ ज्यादा का टाइम ना गुजारो, तो वो भी आपका क्वालिफाइंग ट्रैवल एक्सपेंस काउंट होगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो भी सैलरी है वो लिखनी है, बोनस लिखना है, जो भी कमीशन मिल रहा है वो लिखना है, और आपने अपने टैक्सेबल बेनिफिट्स लिखने हैं। उसमें से ये वाले एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। यहां तक अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। सर एक ऑफिस को टेम्परेरी ऑफिस बनने का क्राइटेरिया क्या होगा? एक ऑफिस को, सॉरी, क्या करने का क्राइटेरिया क्या होगा? यानी कि मैं कह रहा हूँ कि एक टेम्परेरी ऑफिस बनने का क्राइटेरिया क्या होगा? अच्छा, एक टेम्पररी ऑफिस बनने का क्राइटेरिया ये होगा कि लेट्स से कि आपका ऑफिस जो था वो इस्लामाबाद पे था, बट ड्यू टू ऑपरेशनल इश्यूज या किसी भी तरह से आपका ऑफिस रीलोकेट हो जाता है एक स्पेसिफिक जगह पर जो टेम्पररी है। लेट्स से होता है ना, रेनोवेशंस वगैरह ऑफिस में अगर चल रही होती हैं तो कुछ टाइम के लिए ऑफिस रीलोकेट हो जाता है। तो इस ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपका ऑफिस लेट्स से 1 ईयर के लिए एक टेम्पररी जगह पे रीलोकेट हो गया जो आपके घर से डबल दूर है, तो वो वाला एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो। फिर हो सकता है फिर हो सकता है कि आपका जो ऑफिस है वो बेसिकली छोटा पड़ रहा हो। अगर ऑफिस एक्सपेंड हो रहा है तो एक्सपेंशन जो है वो इसमें आ सकती है, लेकिन अगेन फिर कंसिडर किया जाएगा कि अगर वो एक्सपेंशन परमानेंट है तो वो इसमें नहीं आएगी, टेम्पररी है तो आ जाएगी। फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका जो है अगेन इसमें फिर क्लाइंट वाला भी जो है वो आ जाएगा कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे मौजूद है और वहां पर जाने के लिए आपको किसी खास जगह पे रहना पड़ रहा है। लेट्स से मैंने कराची की एग्जांपल दी, अगर आपका क्लाइंट कराची में है और कराची में आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर रहना है, तो ऑब्वियसली वहां पर आप एक टेम्पररी ऑफिस अपना बिल्डअप कर लोगे या कोई प्लेस रेंट आउट कर लोगे। तो वो जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं या उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आपके टेम्पररी ऑफिस में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, और भाई चलें आगे चलते हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको और बात भाई, समझ में। जी जी, प्लीज पूछें। ये जो टैक्स बेनिफिट जो है तो इसको हम टैक्स रिलीफ कंट्रीब्यूशन भी कंसिडर कर सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये टैक्सेबल बेनिफिट्स है। ये वो बेनिफिट्स होंगे जिन पर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये रिलीफ नहीं होगा, इन ओके। पर तो टैक्स लगेगा ठीक। आपका। ठीक है, ठीक। सही। चलें हम इन्हीं की अब बात करते हैं, कि हम बात करते हैं कि टैक्सेबल बेनिफिट्स कौन से होते हैं और कैसे हम इनको जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब टैक्सेबल बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि दो तरह के बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को जो है वो मिलते हैं। ठीक है, जब हम टैक्सेबल बेनिफिट की बात करते हैं तो एक एम्प्लॉय को दो तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपके जो बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को मिलेंगे वो दो तरह के होंगे। एक वो बेनिफिट होगा जो स्टार्ट से ही एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, एग्जाम का क्या मतलब है कि भाई उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, यानी अगर वो बेनिफिट एक एम्प्लॉय को मिल भी रहा है तो उस पर एम्प्लॉय को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा बेनिफिट कौन सा होगा, वो होगा आपका टैक्सेबल बेनिफिट। ठीक है, तो याद रखिएगा एम्प्लॉय को दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, एग्जेम्प्ट बेनिफिट और टैक्सेबल बेनिफिट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है उस पर कोई भी टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होगा और वो एम्प्लॉयमेंट इनकम में भी नहीं आएगा। टैक्सेबल बेनिफिट का मतलब है वो एम्प्लॉयमेंट इनकम में भी आएगा और उस पर टैक्स भी चार्ज होगा। ठीक है, अब सबसे पहला जो टैक्सेबल बेनिफिट है, अब देखो हम यहाँ बात कौन सी करें, हम यहाँ टैक्सेबल बेनिफिट्स की बात करें। ठीक है, एग्जाम्प्ट हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स की। तो ये अपने पास लिखें, सबसे पहला जो टैक्सेबल बेनिफिट एक एम्प्लॉय के लिए होता है दैट इज अकोमोडेशन। ठीक है,
अब अकोमोडेशन के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि वो अकोमोडेशन दो तरह की हो सकती है। वो या तो जॉब रिलेटेड होगी या नॉन जॉब रिलेटेड होगी। तो आप इसको यूं एरो डाल के लिख लें कि अकोमोडेशन आपकी या तो जॉब रिलेटेड है, ठीक है, या तो आपकी अकोमोडेशन जो है वो नॉन जॉब रिलेटेड है, ठीक है। देखो, अगर तो आपकी अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड है, बड़े मजे की एग्जांपल है कि अगर मैं यूं कहूं कि देखो आपने एक सिक्योरिटी गार्ड हायर किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस सिक्योरिटी गार्ड को आप रहने के लिए कोई ना कोई जो है वो जगह तो दोगे, ऐसा ही है। तो अगर आपकी जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है, जिसको क्लासिफाई करने का तरीका ये है कि वो आपको अकोमोडेशन दी जा रही है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर्स को जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस मिलता है, दैट इज फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। और दो बातें हो गई, और तीसरी बात इसमें ये आ जाएगी बेटर परफॉर्मेंस। हाँ बस आई गेस दो ही बहुत है इसमें, बेटर परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी पर्पस, ठीक है। तो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन क्लासिफाई करने का क्या तरीका है कि अगर आपकी अकोमोडेशन नेसेसरी है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट जॉब, जिस तरह एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो है आपको रूम प्रोवाइड करना पड़ता है सो दैट द पर्सन कैन परफॉर्म हिज ड्यूटीज, तो दैट इज जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन। अगर तो आपकी अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड है, तो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन के बारे में जो है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। ये पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, यानी अगर आपकी जॉब ही ऐसी है जिस पर आपको मतलब रहने की जगह आपको चाहिए, तो उसका जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अपनी जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन पर कोई खर्चा कर रहे हो, या आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से घर दिया गया है जो आपकी जॉब को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, उस जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन पर जो एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट बेनिफिट ट्रीट किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? जी। और सर अगर एक बेडरूम अपार्टमेंट काफी हो मगर उसने पूरी कोठी किराए पे ली हुई है तो फिर भी होगा? हाँ, प्राइम मिनिस्टर को तो पूरा घर मिलता है ना, ठीक है। तो फिर भी तो एग्जाम। उसकी रीजनेबलनेस देखी जाएगी फिर, ठीक है। देखो अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको आप पूरा एक घर दे दो रहने के लिए, नहीं, उसकी फिर रीजनेबलनेस देखी जाती है, ठीक है। दैट इज समथिंग जिसको हम अभी डील नहीं करेंगे, एटीएक्स में बात करते हैं इस पर। आपने ये भी देखना होता है कि वो जो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है ना, वो रीजनेबलनेस उसकी कितनी है। जिस तरह मैंने अब आपने जिस तरह जो बात की कि अगर उसको एक रूम की जरूरत है आप उसको पूरा एक घर दे दो, तो दैट इज नॉट अ रीजनेबल अकोमोडेशन, राइट। फिर उस पर टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम बस यही बात कर रहे हैं कि जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है जिसका मतलब है कि बेटर परफॉर्मेंस और सेफ्टी पर्पस के लिए अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। बस यहां तक हमने भी बात करनी है, ठीक है। ठीक है। चले, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगर आपकी अकोमोडेशन जो है वो नॉन जॉब रिलेटेड है। नॉन जॉब रिलेटेड का मतलब है कि उसका आपकी जॉब से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो फिर इसमें भी दो बातें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें जो पहली बात है वो आपने ये देखनी है कि जो जो मकान जो घर आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, क्या वो एम्प्लॉयर रेंटेड है, यानी क्या वो एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर आपको दिया हुआ है, या क्या वो एम्प्लॉयर का अपना जाती घर है जो एम्प्लॉयर ने ओन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसमें दो बातें देखनी होंगी, फिर इनको ध्यान से सुनिएगा। ये चीजें काफी ट्रबल करती हैं एग्जाम में कि जब आपकी अकोमोडेशन नॉन जॉब रिलेटेड होगी तो उसमें यह देखा जाएगा कि क्या जो जगह आपको प्रोवाइड की गई है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो क्या एम्प्लॉयर खुद उसका रेंट दे रहा है, यानी वो जगह एम्प्लॉयर की नहीं है बल्कि वो खुद एम्प्लॉयर उसका रेंट दे रहा है, या फिर क्या वो घर एम्प्लॉयर का अपना है और उसने आपको वो घर अपने आपके रहने के लिए दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर उस जगह का रेंट देता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने याद रखना है कि आपका जो टैक्सेबल बेनिफिट, इसको मैं टी बी लिख रहा हूं यहां पर, वो बराबर होगा हायर ऑफ HIGH,
हायर ऑफ दो चीजों का मार्केट वैल्यू, नहीं सॉरी नॉट मार्केट वैल्यू, इसको हम लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं हायर ऑफ एनुअल वैल्यू या नंबर 2 रेंट। ठीक है, देखो अकोमोडेशन अगर नॉन जॉब रिलेटेड है और वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर आपको दी हुई है, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे रेंट दे रहा है, ऐसा ही है। तो ये वाला बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा, इस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। किस अमाउंट पर? जो रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस पर, या एनुअल वैल्यू जो उस घर की सालाना वैल्यू होगी उस पर। तो इन दोनों में से जोन सा भी हायर अमाउंट होगी उस पर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर नॉन जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है और एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर आपको दी हुई है, तो फिर ये देखा जाएगा कि उस जगह का रेंट ज्यादा है या उस जगह की एनुअल वैल्यू ज्यादा है। दोनों में से जोन सी भी चीज ज्यादा होगी वो आपकी टैक्सेबल बेनिफिट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब सुनो, अगर वो जगह एम्प्लॉय अगर वो जगह जो है एम्प्लॉयर की अपनी है, यानी वो जगह उसने खुद खरीदी हुई है, तो फिर इसमें ये देखा जाएगा कि आपकी जो है इसमें फिर आप फर्दर दो बातें हैं एम्प्लॉयर ओन्ड में। दैट इज, अगर वो सस्ती है, इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव होता है नॉन एक्सपेंसिव होता है, क्या होता है? इनएक्सपेंसिव होता है इन इन एक्सपेंसिव, अच्छा ठीक है, इनएक्सपेंसिव। और दूसरा होता है एक्सपेंसिव। अच्छा जी, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर जगह एम्प्लॉयर की अपनी है, उसमें फर्दर दो बातें देखनी पड़ेंगी कि क्या वो जगह सस्ती है या क्या वो जगह महंगी है। सस्ती का क्या मतलब होगा? सस्ती का मतलब होगा कि उस जगह की जो कॉस्ट है वो, सॉरी, उस जगह की जो कॉस्ट होगी, ओहो, उस जगह की जो कॉस्ट है वो कम है या बराबर है किसके? 75,000 पाउंड्स के। इनएक्सपेंसिव कैसे क्लासिफाई होगा? कि उस जगह की कीमत 75,000 से या 75,000 या उससे कम है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा फिर? अगर आपकी उस जगह की कीमत 75,000 से कम है, तो आपको जो टैक्सेबल बेनिफिट लगेगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा उसकी एनुअल वैल्यू के। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूं, जगह एम्प्लॉयर की अपनी है और उसकी वैल्यू 75,000 से कम है, तो उस जगह की जो एनुअल वैल्यू होगी वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट चार्ज कर दिया जाएगा। वो 60,000 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, बस वो 75 से कम होगी। और एक्सपेंसिव का मतलब है कि वो उस जगह की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है किसके? 75,000 के। ठीक है, तो अगर उस जगह की कीमत 75,000 से ज्यादा होगी, तो फिर याद रखिएगा आपको दो तरह के टैक्सेबल बेनिफिट्स आएंगे। पहला टैक्सेबल बेनिफिट क्या होगा? यही उस जगह की एनुअल वैल्यू पूरी की पूरी, ठीक है, वो टैक्सेबल बेनिफिट होगा। और दूसरी आपने एक और कैलकुलेशन करनी होगी, इसका मैं फॉर्मूला थोड़ा सा यहां पर करके लिखता हूं। उसमें आपने क्या करना होगा कि उसकी जो भी एनुअल वैल्यू होगी, या इसको हम यूं लिख लेते हैं कि उसकी जो भी आपकी कॉस्ट है उसको 75,000 से माइनस कर दिया जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको 2.25% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उस्मान पूछेगा 2.25 कहाँ से आया है? तो ये HMRC ने आपको परसेंटेज दी है जो हर साल रिवाइज होती है। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, अगर जगह एक्सपेंसिव है तो 70, इसका मतलब है उसकी वैल्यू 75,000 से ज्यादा होगी, तो आपको दो तरीके के बेनिफिट्स पर टैक्स लगेगा। पहला, उसकी पूरी की पूरी एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगेगा। दूसरा, उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको 75,000 से माइनस कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपका कोई सवाल है या नहीं, ये समझ लीजिएगा कि ये कॉस्ट जो है वो दो तरह की होगी। या तो ये उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी या तो ये उसकी मार्केट वैल्यू होगी।
ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को क्लासिफाई करने का क्या तरीका है? तो याद रखिएगा कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने जो है वो जगह ओल्डर देन 6 years है, ओहो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, अ, इसको हम लिख लेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी नॉट ओल्डर देन 6 years, और मार्केट वैल्यू आ जाएगी ओल्डर, OLDER, ओल्डर देन, इसको पहले लिख ले, मैं आपको एक ही दफा समझाऊंगा ये, ओल्डर देन 6 years। ठीक है, जब ये हमारे पास आ जाएगी तो फिर हमने फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना होगा, और वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि आपकी जो भी कॉस्ट है इसकी तो हर बात में तीन बातें और निकल आती हैं। क्या कह रही हैं? मैंने कहा इसकी तो हर बात में तीन बातें और निकल आती हैं। हाँ, ये इसलिए आई टोल्ड यू कि एम्प्लॉयमेंट इनकम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो मैं पहले इसको पूरा लिख लेता हूँ, मैं आपको एक दफा समझाता हूँ, आप भी इसको साथ साथ जरा जो है वो लिखते रहें। ठीक है, क्लासिफाई हो जाएगी, और मार्केट वैल्यू में आप लिख लो कि आपकी मार्केट वैल्यू प्लस ये आप लिख लो, फिर हम 1 मिनट बाद मैं आपको इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब ठीक हो, चलो चलो लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? जी। चलो, अब मैं ना इसको थोड़ा एक मिनट ऊपर से, अफाक भाई। जी जी अच्छा लिख लें लिख लें। हम्म, जी चलें जी, लिख लिया लिखिए। आपने? जी 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 जी। अच्छा, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम इसको जरा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ठीक है, अब आई गेस आपको पूरी स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, देखिएगा जी। हम बात कर रहे हैं अकोमोडेशन बेनिफिट की। ठीक है, हमने ये कहा कि जब आपका एम्प्लॉयर आप अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन देगा, तो नंबर वन ये देखा जाएगा कि वो जॉब रिलेटेड है या नॉन जॉब रिलेटेड है। अगर तो वो जॉब रिलेटेड हुई, जिसका मतलब है कि वो जरूरी थी इन ऑर्डर टू हैव द बेटर परफॉर्मेंस इन द जॉब एंड आइदर फॉर द सेफ्टी पर्पस, तो वो तो आंखें बंद करके एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो अकोमोडेशन है वो नॉन जॉब रिलेटेड है, यानी आपके एम्प्लॉयर ने मेहरबान हो के आपको वो जॉब दे दी है, या आप बहुत प्यारे थे इस वजह से वो अकोमोडेशन आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दी है, तो उसमें फिर दो बातों को देखा जाएगा कि क्या वो घर एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पर लेकर आपको दिया है, या